हेलो। मैं प्रोफेसर सुकांत चौधरी। इसी सीरीज़ में करेंगे आज हिंदी में रैडक्लिफ ब्राउन का संरचना प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। रैडक्लिफ ब्राउन, रैडक्लिफ ब्राउन, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, संरचना प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है। और उनके आसपास ही मालिनोस्की ने फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद का सिद्धांत दिया था। प्रकारवाद को एक पद्धति के रूप में प्रयोग किया था। उसी प्रकारवाद में उनका था आवश्यकता के ऊपर आधारित सिद्धांत था, व्यक्तियों की आवश्यकता, जो कि मेनली वो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल आवश्यकता के ऊपर आधारित था वो। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने उन्हीं के आसपास के ही है और उन्होंने कहा कि 1881 1955, रैडक्लिफ ब्राउन 1881 1955। मालिनोस्की पास्ड अवे, मालिनोस्की का देहांत हुआ था 1942, आसपास में है। एक और आसपास की बातें हैं, 1922 में दोनों का पहला पुस्तक है, रैडक्लिफ ब्राउन का अंडमान आइलैंडर, द अंडमान आइलैंडर 1922, और उनका आर्गोनॉट्स ऑफ दी वेस्टर्न पैसिफिक, किसका, मालिनोस्की का, ये भी 1922 में आया। और उसमें क्या है कि इन्होंने कहा, रैडक्लिफ ब्राउन ने, कि खाली सिंपली आवश्यकता पर आधारित सिद्धांत से पूरा संस्कृति और समाज को नहीं समझा जा सकता है। उसको खाली फंक्शनिंग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, खाली प्रकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कभी ये भी कहा गया कि रैडक्लिफ ब्राउन खुद ये कहा कि मैं एंटी फंक्शनलिस्ट हूँ। बाद में फिर फंक्शनल एनालिसिस उन्होंने किया, बात अलग है। तो रैडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, उन्होंने वो WHR रिवर्स के स्टूडेंट थे, छात्र थे, और 1906 से 1908 क्षेत्रीय कार्य की, कहाँ पर, अंडमान द्वीप समूह में, इंडिया में, 1906 से 1908। हालांकि वो एक बहुत गहन और इंटेंसिव फील्ड वर्क नहीं माना जा रहा है कि ऑफ एंड ऑन जाते थे आते थे लाइक दिस। तो ब्रिटिश जमाना था और वो एक घुड़सवार और एक वही आर्मी वाला कपड़ा पहन के जाके लोगों को पूछना, और लोग उस फील्ड वर्क का प्रेशर में आ जाना, उस पुलिस का कपड़ा देख के उसका प्रेशर में आ जाना, दबाव में कुछ बोलना, इस टाइप का बड़ा क्रिटिसिज्म है उसमें। बट खैर, एक फील्ड वर्क तो माना ही जाएगा। 1904 में उन्होंने वो लिखा था, WHR रिवर्स ने, भारत के टोडा जनजाति के ऊपर, इन्होंने, रैडक्लिफ ब्राउन ने इसके ऊपर लिखा। ओके, इनके दो प्रमुख पुस्तक, पहला तो बता ही दिया, द अंडमान आइलैंडर 1922, दूसरा जिसमें सिद्धांत है उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी 1952। बस मृत्यु का 3 साल पहले उन्होंने उसको प्रकाशित किया था। बट इंपॉर्टेंट रैडक्लिफ ब्राउन का क्या है, रैडक्लिफ ब्राउन के अंडर PhD MN श्रीनिवास ने किया है, और 1952 में वो रिटायर कर गए थे, तब वो जमा किए थे इवान स्पिचार्ड के अंडर। एनीवे, सो रैडक्लिफ ब्राउन का पहला पॉइंट है, इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे कि फील्ड वर्क कहाँ किया, किताबों का नाम और ये सब। पॉइंट 2, ऑर्गेनिक एनालॉजी, सावयविक समरूपता का सिद्धांत। वो यूं है कि रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज को एक सावयव के साथ तुलना किया। एक सावयव का कई अंतर संबंधित, अंतर निर्भरित अंग होते हैं, एक सावयव ऑर्गेनिज्म, और ये जो अंग हैं इसमें नए अंग आते हैं, पुराने अंग चले जाते हैं, यानी कोशिकाओं को उन्होंने वर्णन किया। कोशिकाएं होते हैं, कुछ कोशिकाओं का डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कुछ कोशिकाएं जन्म लेते हैं, लेकिन सावयव का जो संरचना है वो संरचना हूबहू वैसे ही चलता है। क्योंकि ऑब्वियसली मान लीजिए सावयव मनुष्य है, कोई सेल मरने से या सेल पैदा होने से सर तो पाँव में नहीं आ जाए ना, तो ऑब्वियसली सर अगर पाँव में आए तो वैसे ही मर जाएगा। तो सावयव का निरंतरता चलती रहती है। उसी प्रकार समाज भी ऐसे ही है। समाज में एक संरचना है, संरचना में कई अंतर संबंधित, अंतर निर्भरित अंग होते हैं, और कई व्यक्ति समाज में प्रवेश करते हैं जन्म के द्वारा और नागरिकता ग्रहण करने के द्वारा, माइग्रेशन के द्वारा, प्रव्रजन के द्वारा, और कई व्यक्ति समाज से चले जाते हैं, निकल जाते हैं मृत्यु के द्वारा, दंड के द्वारा। नहीं,
गांव से बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, लाइक दिस। लेकिन समाज के संरचना वैसे की वैसी बनी रहती। ये पार्ट 2 हो गया, सावियक समरूपता। पार्ट 3 परिभाषा। सामाजिक, किसी भी समाज की सामाजिक संरचना वहाँ के सामाजिक संबंधों का जटिल जाल है। ये जटिल जाल, ये सामाजिक संबंध एक्चुअल एग्जिस्टिंग है, वास्तविक रूप में पाए जाने वाला सामाजिक संबंधों का जटिल जाल है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ा वो किया कि एक द्विसंबंध को लिया। द्विसंबंध माने डायडिक, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध। व्हाट इज द्विसंबंध? दो व्यक्तियों के संबंध, मामा भांजा, पिता पुत्र, जो महत्वपूर्ण संबंध है उन्हीं सबका विश्लेषण किया। इसलिए इनका विश्लेषण को द्विसंबंध का विश्लेषण में कहा जाता है। इनको यहाँ तक रिड्यूस कर दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल फॉर्म, संरचना एवं संरचनात्मक स्वरूप। ये क्या है? संरचना वास्तविकता है, जबकि संरचनात्मक स्वरूप, उस वास्तविकता का निर्माण कौन करेगा? शोधकर्ता करता है। निर्माण तो कोई भी कर सकता है, व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ, साइंटिफिक निर्माण हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिनको शोध पद्धतियां मालूम है, तकनीकी मालूम है, वो साइंटिफिक निर्माण कर सकते हैं। तो संरचनात्मक स्वरूप शोधकर्ता बनाता है, यानी कि संरचनात्मक स्वरूप जो बनाता है, अरे वो अंडमान आइलैंडर इटसेल्फ पे बुक है ना, ये खुद ही एक संरचनात्मक स्वरूप है। तो संरचनात्मक स्वरूप आदर्श रहता है मन में, लेकिन संरचना छोटा मोटा बदलाव होता है। लेकिन पहले भी बोला, वो सावियक समरूपता में संरचना वैसे के वैसे रहता है, हूबहू रहता है। तो इस प्रकार इनका ये इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, संतुलित विश्लेषण है। ऑलराइट, ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 में आइए, सामाजिक व्यक्तित्व का सिद्धांत। वो क्या है? व्यक्ति का 2 प्रकार के जीवन होता है। एक है जैविक व्यक्ति, बायोलॉजिकल बीइंग, और दूसरा है सामाजिक व्यक्ति, सोशल बीइंग। कैसे? जब व्यक्ति जन्म लेता है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग है, जैविक व्यक्ति, उसको तो कुछ रूल रेगुलेशन इससे कुछ मालूम है नहीं। जब उसका उपनयन होता है, एक संस्कार, हर समाज में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से होता है, तब वो दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशन समझता है और वो सामाजिक संरचना का अंग बन जाता है। सामाजिक संरचना को समझने रहता है, तब वो सामाजिक व्यक्तित्व हासिल करता है, सोशल पर्सनैलिटी, सामाजिक व्यक्तित्व हासिल करता है। ऑलराइट, अब आइए पॉइंट नंबर 4। पहले इंट्रोडक्शन किया, 1 2 सावियक समरूपता, 3 डेफिनेशन एंड संरचना संरचनात्मक स्वरूप, 4 सामाजिक व्यक्तित्व, 5 नंबर है सामाजिक प्रकार्य। प्रकार्य का मतलब क्रियाएं करना। क्रियाएं किस लिए करेंगे? समाज को चलाने के लिए। यही सिंपल डेफिनेशन उनका था। लेकिन यहां पर भी उन्होंने ऑर्गेनिक एनालॉजी प्रयोग किया, यानी कि सावियक समरूपता का सिद्धांत का प्रयोग किया कि सावयव का कई अंग होते हैं, हर अंग क्रियाएं करता है, करने के द्वारा सावयव को चलाता है। द ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूस, ऑर्गेनिज्म लिव्स। अगर पार्ट फंक्शन करना बंद कर दे तो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएंगे। इट्स लाइक दिस। समाज में भी कई अंग होते हैं, हर अंग अपने क्रियाएं करता रहता है और समाज का संरचना चलता रहता है। यानी कि फंक्शनिंग मीन्स फंक्शनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। प्रकार्य का अर्थ है संरचना का प्रकारात्मक होना, संरचना का कंटिन्यूटी होना, संरचना का निरंतर चलना। यहाँ पर उन्होंने परिभाषा दिया है, सामाजिक प्रकार्य का अर्थ है कि आंशिक क्रियाओं का संपूर्ण क्रियाओं को और योगदान। आंशिक क्रियाओं का संपूर्ण क्रियाओं को और योगदान। संपूर्ण क्रिया क्या है? समाज का निरंतर चलना, संपूर्ण क्रिया। आंशिक क्रिया क्या है? बार बार होने वाले क्रिया, बार बार होने वाली क्रिया, एक्सेप्शन क्रिया नहीं। बार बार होने वाली क्रिया मतलब जैसे कि अपराध के लिए दंड, जब जब अपराध होगा तब तब दंड मिलेगा। जैसे कि फ्यूनरल रिचुअल, दाह संस्कार की प्रथा, जब जब कोई किसी का मृत्यु होगा तब तब उनका दाह संस्कार होगा, ठीक है। या बरियल रिचुअल होगा, मतलब कुछ रिचुअल होगा, कर्मकांड होंगे। तो इस प्रकार हर समाज में एक संरचना होते हैं, उसमें कई अंग होते हैं। ये अंग अंतर संबंधित, अंतर निर्भरित है। ये अंग मेनली सामाजिक संबंध है, उनका जटिल जाल है। शोधकर्ता संरचना तो स्वरूप बनाता है, व्यक्ति सामाजिक व्यक्तित्व प्राप्त करता है, और हर अंग प्रकारात्मक होते हैं अपने
क्रियाओं के द्वारा और संरचना को चलाते रहते हैं। ये उनका मेन आइडियाज हैं। अब इसका आलोचनात्मक विश्लेषण। वैसे उन्होंने अंडमान द्वीप समूह में पूरा हर पहलू का अध्ययन किया और कुछ उदाहरण भी दिया। बोला कि कहा कि जिसे वो कर्मकांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, ये सब फंक्शनल है, सब प्रकारात्मक है। वो व्यक्ति का कोई भी रिचुअल हो, वो व्यक्ति का तनाव को कम करता है। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से जैसे अंडमान में वीपिंग रिचुअल है, वीपिंग सेरेमनी कहलाता है। वीपिंग का अर्थ है रोने का समारोह, रोने का समारोह। कैसे? जब दो व्यक्ति या रिश्तेदार कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, थोड़ा बिछड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद मिलते हैं, तो गले मिलते हैं आपस में और रोते हैं। क्या फंक्शन है इसका? तनाव दूर हो गया, क्योंकि जब बिछड़ते के समय में होने वाले तनाव का अभिव्यक्त हुआ है। जब एक बार रोएंगे तो अब हल्का हो जाएंगे, तो बड़ा अच्छा हुआ। तो व्यक्ति को अवसाद यानी कि फ्रस्ट्रेशन का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल है कि युद्ध के बाद या कोई बड़ा संघर्ष के बाद शांति बनाने वाला समारोह, इसमें नाच गान होते हैं। ये नाच गान किस लिए होता है? वो जो सामूहिक गुस्सा है उसको ठंडा करता है। तो फंक्शनल हो गया ये। इस प्रकार अगर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, ये देखेगा अगर किसी समाज को एक स्थायी और स्थिर अवस्था में निरंतर चलने के लिए सबका सहयोग चाहिए, व्यक्तियों का सहयोग चाहिए, और ये सारे व्यक्ति को सामाजिक संबंधों में कुछ निरंतर चलना होगा, और उसमें एक ऑर्गेनिज्म की तरह, सावयव की तरह समाज भी एक संतुलित व्यवस्था है, इक्विलिब्रियम व्यवस्था है। अगर वो इक्विलिब्रियम किसी कारण की वजह से खोता है, अगर वो संतुलन खो जाता है किसी कारण की वजह से, उसको वापस लाई जाती है, उसका भी मैकेनिज्म, प्रक्रिया समाज में मिलता है। उसका नाम है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। कैसे? अपराध के लिए दंड। अपराध का मतलब क्या है? संतुलन खोना। दंड दो और उसको वापस लाओ, लाइक दिस। तो इस प्रकार उनका ये इक्विलिब्रियम मॉडल रहा। अब उनका क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है? नंबर 1, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट और चेंज यानी कि संघर्ष और परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा, क्योंकि संघर्ष और परिवर्तन ध्यान में रखते तो संतुलित व्यवस्था तो नहीं कहते ना, कि बदलता रहता है। जैसे लीच ने कहा, लीच ही उनका वो क्रिटिसाइज किए हैं, एडमंड लीच। दूसरा है उन्हें समय को ध्यान में नहीं रखा, समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क फोर्टिस ने टाइम एंड स्पेस की बात कही, लीच ने भी टाइम एंड स्पेस की बात कही, और उन्होंने ऐसा एक यूनिवर्सलिज्म दिया, सार्वभौमिकता दिया, एक ही समाज का अध्ययन करके, ताकि हर समाज में लागू हो जाए, और जैसे कि समाज में थ्रू आउट एक ही संरचना चलता है, ऐसे कुछ बातें कहा। जैसे कि अंडमान आइलैंडर लिखा, उसको लिख दे कि अंडमान आइलैंडर 1922 का, तब तो होता। अब आप अंडमान आइलैंडर पढ़ेंगे, सोचेंगे कि अंडमान आइलैंडर ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। 100 साल से ऊपर हो चुका है, 100 साल होगा अभी, 1922 2022 में 100 साल हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इन दिस में ना थोड़ा सा ये चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए था। वैसे रैडक्लिफ ब्राउन को तो जनक माना जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का, संरचना प्रकारवाद का। उनसे प्रेरित होके मॉर्टन और पार्सन्स अपना सिद्धांत दिए हैं। होपफुली आपको कुछ समझ में आया। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।